गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं एम इमरान सर और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक ग्राफ की मदद से हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है। ओके, ये ग्राफ है। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का वर्सेस टेम्परेचर। ओके, देखिएगा, ये टेम्परेचर एक्स एक्सिस में एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वाई एक्सिस में है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। किसके केस में स्टूडेंट बताइए, कंडक्टर के केस में। जबकि स्टूडेंट देखिए, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है इसमें, देखिए डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें, देखिए डिक्रीज होता है। किसके केस में, सेमी कंडक्टर के केस में। तभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, अल्फा। यहाँ पे अल्फा को कहा जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फा को कहा जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि एक एलॉयज है। एलॉयज यानी कि मिक्सचर हो गया। तो एलॉयज के केस में जैसे कि आपका मैग्नीन हो गया, कंस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, यूरेका हो गया। इस केस में स्टूडेंट्स टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मॉडरेट इंक्रीमेंट होगा। देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड हल्का सा यानी मॉडरेट इंक्रीमेंट होगा। ओके, किसके केस में, एलॉयज के केस में। तो टेम्परेचर के बढ़ने से सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किसके केस में हो जाता है इसमें, देखिए सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होता है कंडक्टर के अंदर, उसके बाद आता है एलॉयज में, और डिक्रीज हो जाता है सेमीकंडक्टर के केस में। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सम मोर ग्राफ है, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती चली जाएगी। और टेम्परेचर स्टूडेंट्स जैसे जैसे इंक्रीज होता है एलॉयज के केस में, उसकी जो कंडक्टिविटी यानी टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। एंड ये वेरी लो है ना, वेरी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इसका। ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडक्टर के केस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या है, एक कंडक्टर जैसे कि मरकरी Hg, वो बिकम सुपर कंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि बहुत बहुत जब टेम्परेचर को हम लोग कम कर देते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर पे, तो एक मर्क्यूरी क्या किसके तरह बिहेव करने लगता है इसमें बताइए, एक सुपर कंडक्टर की तरह। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को आप रिड्यूस करते जाओगे, यानी हल्का करते जाओगे, कम करते जाओगे, तो कंडक्टर ही क्या बन जाता है स्टूडेंट बताइए, सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो क्वेश्चन है कि व्हेन कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर, का आंसर है एट वेरी लो टेम्परेचर। ओके, वेरी लो टेम्परेचर पे जो हमारा कंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है स्टूडेंट बताइए, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, सेमीकंडक्टर के केस में और इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट देखिए, डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज अल्फा। अल्फा को किस तरह से फाइंड किया जाए, हम लोग स्टूडेंट्स देखे थे फॉर्मूला, आर ऑफ टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा इंटू क्या है इसमें देखिए, टी। अब इसी के आधार पर स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं कि हम लोग अल्फा की वैल्यू को किस तरह से फाइंड करेंगे। मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग दो टेम्परेचर लेते हैं, एक T2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दूसरा T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा टेम्परेचर है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2, एंड T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा टेम्परेचर है वह है आर इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T1। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे।
R2 अपॉन R1 इक्वल टू R नोट से R नोट कैंसिल 1 प्लस अल्फा T2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा T1। अब इसको जो डिनोमिनेटर में है उस वैल्यू को जब स्टूडेंट्स हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो जैसे स्टूडेंट्स इसी चीज को स्टूडेंट्स हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जब इसको आप ओपन करोगे स्टूडेंट्स तो देखिए क्या टूटेगा, देखिए ओपन जब हम लोग करेंगे यानी कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू लिखा हुआ है 1 प्लस का अल्फा इंटू T2 माइनस T1, जब स्टूडेंट्स हम लोग इसको ओपन करेंगे तो देखिए क्या होगा, T2 माइनस का T1 प्लस का अल्फा T2 माइनस का अल्फा T1। अब T1 से T1 में एंड T2 से T1 में जब आप कॉमन निकालोगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, जब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से स्टूडेंट्स यदि हम लोग T1 को या T2 को बाहर निकालते हैं, इन दोनों से T2 को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए T2 इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस का अल्फा, और यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए इस वैल्यू का स्टूडेंट्स हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख दे, देखिए 1 प्लस अल्फा T2 इंटू 1 माइनस अल्फा T1 को हम लोग 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1 लिखे हैं। और अल्फा स्क्वायर जो कि वेरी स्मॉल टर्म है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक अल्फा स्क्वायर का टर्म आएगा, और अल्फा स्क्वायर हमारा बहुत ही स्मॉल टर्म है। तो अल्फा स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, बताइए नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जैसे स्टूडेंट्स हम लोग अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल टर्म हो जाएगा एंड उसका स्क्वायरिंग बहुत स्मॉल हो जाएगा। जैसे अल्फा स्क्वायर को जब स्टूडेंट्स हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा टर्म क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये आ जाएगा R2, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 इक्वल्स टू 1 प्लस का 1 प्लस का यानी R1 प्लस का R1 इंटू अल्फा इंटू T2 माइनस T1, अल्फा इंटू T2 माइनस T1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू नजर आएगा R2 माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T2 माइनस T1। तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास दो कंडक्टर हो एंड दो कंडक्टर की टेम्परेचर यानी कि उस R2 की वैल्यू दो गिवन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हमें गिवन हो तो हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज अल्फा की वैल्यू को किस तरह से निकालेंगे, तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ओके, सेकेंड केस क्या होता है इसमें, देखिए यदि स्टूडेंट्स R2 हमारा रेजिस्टेंस हो T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, जैसे देखिए R2 अपॉन R1, तो R1 प्लस का 1 प्लस का अल्फा इंटू T2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू T1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R2 प्लस का R2 इंटू अल्फा T1 इक्वल्स टू R1 प्लस का R1 इंटू अल्फा T1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई में इस R1 को इधर ले आएंगे तो R2 माइनस R1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू R1 R2 R1 T2 माइनस का R2 T1, तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट्स R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस का R2 T1। ये हमारा सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस क्या है स्टूडेंट, देखिए यदि स्टूडेंट्स हमारे पास RT यानी कि रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड एंड R नॉट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में RT इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस का अल्फा इंटू T, तो RT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स RT माइनस का R नॉट इक्वल्स टू R नॉट इंटू अल्फा T, तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट इंटू T। ओके स्टूडेंट्स, तो इन केसेस के आधार पे हम लोग रेजिस्टेंस डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला था R इक्वल्स टू रो L बाई ए, इस केस को स्टूडेंट्स थोड़ा हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। यानी जब भी स्टूडेंट्स हमें किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला R इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो हमें सर्टेन स्पेसिफिकेशंस का ख्याल रखना पड़ता है। क्या क्या है स्टूडेंट, देखिए सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वायर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं हम लोग एक एक करके सारा यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सारा हम लोग डिस्कशन में लेकर आते हैं। ओके,
ये स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू है, ये हमारे पास करंट आई है। करंट क्या है स्टूडेंट, देखिए आई, ये हमारे पास करंट आई है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये एरिया है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होना चाहिए स्टूडेंट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज एरिया वेक्टर, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होना चाहिए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी एरिया जो होना चाहिए स्टूडेंट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए। ओके, एंड एल जो होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए एल, ये हमारे पास लेंथ एल है, लेंथ एल जो है वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ, लेंथ जो होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए ये पैरेलल लेंथ ऑफ वायर होता है, पैरेलल लेंथ ऑफ वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए। ओके, आइए एक एग्जांपल लेकर इसकी बातों को हम लोग समझते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स एक कंडक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितना कितना है, देखिए ये लेंथ कहलाता है हमारा ए, ये लेंथ है बी, और ये लेंथ है स्टूडेंट्स सी। मान लेते हैं यदि हमारा करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा हो, एक करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा हो, और एक करंट है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा हो, देखिए कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा हो। देखिए इसको स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई एक्स से, इसको आई वाई से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई जेड से, आई जेड। अब स्टूडेंट्स जो हमारा आर की वैल्यू होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए रो। तो मान लेते हैं इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितना है, रो। अब एल जो लेना है स्टूडेंट्स, वो एल हमेशा करंट की डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। तो करंट के डायरेक्शन के अलोंग जो लेंथ लेंगे वो लेंथ कितना हो जाएगा इसमें, देखिए ए, तो आर ए अपॉन एरिया, तो एरिया बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा इसमें, देखिए ये एरिया, ये जो एरिया है वो परपेंडिकुलर एरिया कहलाएगा, ये एरिया, इस एरिया का नाम कितना हो जाएगा इसमें, देखिए बी इंटू सी, बी इंटू सी। इसी तरह स्टूडेंट्स आर along y एक्सिस जब लिया जाएगा तो r along y एक्सिस कितना होगा इसमें, देखिए रो। अब y एक्सिस के along लेंथ लीजिए, तो y एक्सिस के along जो लेंथ होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा b, तो आर बी अपॉन, अब जो एरिया लिया जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन y एक्सिस के along, वह y एक्सिस के along कितना होगा स्टूडेंट, देखिए ये एरिया जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स a इंटू सी। सिमिलरली स्टूडेंट्स r along z एक्सिस, यानी r along जो z एक्सिस आएगा वो कितना होगा स्टूडेंट, देखिए r along z एक्सिस, r along z एक्सिस दैट इज रो। अब z एक्सिस के along हमें लेंथ लेना है, तो z एक्सिस के along लेंथ जो होगा वो c होगा डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये एरिया कहलाएगा ये वाला एरिया, ये जो बाहरी फेस का एरिया है, तो बाहरी फेस का एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स a इंटू बी, यानी ये बाहरी फेस का एरिया, यानी a इंटू बी। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग
किसी भी रेजिस्टेंस की किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ओके, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो एल होता है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है, एंड ए जो होता है स्टूडेंट्स वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि स्टूडेंट देखिए हमारे पास फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इक्वल्स टू रो एल बाई, आर इक्वल्स टू कितना है सर, देखिए रो एल बाई ए। मान लीजिए एक वायर है, ये हमारे पास है फ्रेंड्स दो वायर है। फर्स्ट वायर की स्टूडेंट्स हम लोग लेंथ को मान लेते हैं L1, रेजिस्टिविटी है रो, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी रेजिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, यानी रेडियस को मान लेते हैं R1। तो इससे जो फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स R1 इक्वल्स टू रो 1 L1 अपॉन A1। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इसकी लेंथ स्ट्रेच करने पे लेंथ हो गया L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया स्टूडेंट्स A2, रेजिस्टेंस हो गया R2, यानी रेडियस हो गया R2, और ये स्टूडेंट्स जो हमारा रेजिस्टिविटी होगा वो तो रो ही रहेगा, रो में तो कोई चेंज नहीं हो सकता है खींचने से रो। तो हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स R2 इक्वल्स टू रो L2 अपॉन A2, रो L2 अपॉन A2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम लोग वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, यानी if wire is stretched, if wire is stretched, then वॉल्यूम फर्स्ट केस में इक्वल होगा वॉल्यूम सेकेंड केस में,
वॉल्यूम इक्वल्स टू A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम इस तरह से रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं वो R का फॉर्मूला आया है R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू रो से रो कैंसिल हो गया, L1 अपॉन L2 इंटू A1 अपॉन A1 A2 अपॉन A1 A2 अपॉन A1 A2 अपॉन A1। ये फर्स्ट केस है, हमारा फर्स्ट केस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस को और भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाई A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू, यदि स्टूडेंट्स हम लोग केवल लेंथ को कंसिडर कर ले, यह हो जाएगा L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स हम लोग केवल एरिया को कंसिडर कर ले, तो यह हो जाएगा A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है स्टूडेंट बताइए? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर होता है तो R2 अपॉन R1 टू द पावर 4। एंड यदि स्टूडेंट्स डायमीटर की बात करें तो D2 अपॉन D1 टू द पावर कितना होगा स्टूडेंट? देखिए 4। तो फर्स्ट केस क्या है? इफ लेंथ इज गिवन, इफ लेंथ इज गिवन, तो R1 यानी R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L स्क्वायर के। दिस इंप्लाइज दैट कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। और इफ सेकेंड पॉइंट है, इफ रेडियस इज गिवन then R is inversely proportional to R to the power 4. This implies that R equals to R2 upon R1 to the power 4. Okay, R2 upon R1 to the power 4. इस तरह से स्टूडेंट हम लोग किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स मोबाइलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या है? मोबाइलिटी होता है स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबाइलिटी कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे स्टूडेंट्स हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू का टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की E कैपिटल E टाउ बाई M इंटू E। E से E क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे कैंसिल, तो E टाउ डिवाइडेड बाई M, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। यानी म्यू का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट देखिए कितना होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E कैपिटल E टाउ बाई M और डिवाइडेड बाई E, तो E से E हमारा कैंसिल हो गया, तो मोबाइलिटी हो गया फ्रेंड्स E टाउ डिवाइडेड बाई M। ये हमारा मोबाइलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो म्यू को स्टूडेंट्स हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं BD अपॉन E
और ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ओके, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए जो फॉर्मूला होता है वो एक फॉर्मूला है I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। इस वी डी के जगह पे फ्रेंड्स हम लोग पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी फॉर्मूला निकाले हैं म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। तो यहाँ से स्टूडेंट्स वी डी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू इंटू ई। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं आई एन ई ए वी डी की जगह पे म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई। यहाँ है स्टूडेंट्स देखिए आई, इस ए को नीचे ले आते हैं, आई अपॉन ए इक्वल्स टू एन ई म्यू इंटू ई। अब आई अपॉन ए को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं जे, जे इक्वल्स टू एन ई म्यू इंटू ई। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं स्टूडेंट, देखिए हम लोग जानते हैं कि आई अपॉन ए इक्वल्स टू आई अपॉन ए इक्वल्स टू देखिए एन ई इंटू वी डी। वी डी के जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग पुट कर देते हैं कैसे, देखिए वी डी के जगह पे वी डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एन ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। तो देखिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू कैपिटल ई। इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे जे। ये जो गिवन वैल्यू है, इस गिवन वैल्यू के स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं सिग्मा। तो जे बराबर फॉर्मूला आ गया सिग्मा इंटू ई, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट बताइए इसे, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, पॉइंट फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।